पिछले लेक्चर में अपन ने यंग का द्विरेखा चित्र प्रयोग की बात की थी। या द्विस्लिट प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की थी। आज अपन इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, उसी एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र का फॉर्मूला जनरेट करेंगे। फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ। ठीक है, मैंने सेम एक्सपेरिमेंट लिया। ये मेरे पास में सोर्स है, जो स्रोत है जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो एस है। इसके आगे मैंने एक डबल स्लिट लगा रखी है, ये S1 है और ये S2। इनका जो सेंटर पॉइंट है वो O है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 2D। ये आपको समझ आ गया। मेरे पास में एक सोर्स S है, उसके आगे मैंने एक डबल स्लिट द्विस्लिट लगा रखी, एक S1 और एक S2। उनका मिड पॉइंट या मध्य बिंदु O है। उन दोनों के बीच की दूरी है 2D। इस स्लिट से मैंने कैपिटल D दूरी पर एक स्क्रीन लगा रखी है, जिस पे मेरा फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। मान लिया मैंने कोई एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर मेरे को क्या बन रही है, फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। तो मेरे को क्या बताना है कि इस पॉइंट पर जो बनने वाली फ्रिंज होगी वो काली या चमकीली बनेगी, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, और दूसरा उस फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, ये मेरे को यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो मैंने मान लिया जो S1 स्लिट है वहाँ से भी लाइट पॉइंट P पर जा रही है, और जो S2 है वहाँ से भी लाइट पॉइंट P पर, या जो प्रकाश है वो बिंदु P पर जा रहा है। दोनों से जाने वाला प्रकाश बिंदु P पर व्यतिकरण की घटना करता है अध्यारोपण के सिद्धांत से, और वहां पर अपने को फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या माना, ये मेरा बिंदु जो O है उसको मैंने यहाँ मिला दिया और इसको दे दिया O1। ये जो न्यूमेनक्लेचर है इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहनी चाहिए, अपनी इच्छा से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि किताब में O लिखा है तो आप भी O लिखो, O1 लिखा है तो O1 लिखो। क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, मैंने मान ली यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है y। जैसे आप डायमेंशन मानोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो उससे पहले ये आप कंफर्म कर ले, या ध्यान रखना है आपको कि 2D किसको मानी थी या D मानी थी, कैपिटल D क्या था, Y क्या था। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, मैंने S1 को भी यहाँ से डॉट 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 मिला दिया और S2 को भी मिला दिया। ये मैंने पॉइंट दे दिया A और ये पॉइंट दे दिया B। अब मैं बात करूँ P से लेकर A के बीच की दूरी, ठीक है, और एक बात करूँ P से लेकर B तक की दूरी। ठीक है, P से A तक की मेरे को दूरी निकालनी है।
आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2d है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी d होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी d होगी, क्योंकि ये इसके मिड में है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी d, तो ये दूरी AO1 ये भी कितनी होगी, d होगी। AO1 अगर d होगी तो जो P से A तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, P से A तक की दूरी क्या लिख सकता हूं मैं, PO1 माइनस AO1 लिख सकता हूं। P से A तक की दूरी, ये दूरी में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगी, ओनली PA। PO1 कितनी है, Y माइनस AO1 कितनी है, D, तो y माइनस डी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ गई, y माइनस डी। क्लियर है। नेक्स्ट मेरे को कौन सी निकालनी है, PB। क्या लिख सकता हूँ हम, सेम PO1 प्लस O1B, PO1 सेम y, O1B सेम कितनी है, D, तो कितनी हो जाएगी, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, y प्लस डी। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, ये मेरा मानना है। अब देखो जो भी फ्रिंज पैटर्न या फ्रिंज यहाँ पर बनेगी, उस फ्रिंज के लिए क्या नेसेसरी है कि ये जो प्रकाश दूरी तय कर रहा है और ये जो प्रकाश दूरी तय कर रहा है, इन दोनों प्रकाश किरणों के द्वारा जो तय की गई दूरी है उनका जो अंतर है, या जो पथांतर जिसको बोलते हैं, प्रकाश के पथों का अंतर, वो कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि बनने वाली फ्रिंज काली बनेगी, डार्क बनेगी या चमकीली ब्राइट बनेगी। समझ में आ गई ये बात। बनने वाली जो फ्रिंज है काली बनेगी या चमकीली बनेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के प्रकाशीय पथों के अंतर के बराबर या उसके डिपेंड करेगा। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, S1P और S2P मेरा जो उद्देश्य है अब वो क्या काम करना है, S1P और S2P को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो S1P कैलकुलेट करने के लिए मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, S1PA। कौन सा, S1PA से क्या लिख सकता हूं, S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू S1A का होल स्क्वायर प्लस PA का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। S1A कितनी है, D स्क्वायर, PA कितनी है, y माइनस डी का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, S1P कितना हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस y माइनस डी का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। देखो ये इधर स्क्वायर है तो इधर आके अगर दोनों तरफ रूट ले ले तो स्क्वायर से रूट इधर तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा S1P और इधर इसका रूट आ जाएगा। क्या करता हूं मैं, D कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा 1 प्लस y माइनस डी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई डी स्क्वायर और पावर 1। ध्यान रखना ये डी स्क्वायर है, बाहर लूंगा तो ये पावर 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, बाहर क्या आएगा डी, यहाँ 1 यहाँ डी स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा डिवाइड होगा। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय यहाँ पर यूज लेना है, वो क्या बोलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बोलती है कि आपका अगर जो हर है डिनोमिनेटर वो बहुत ज़्यादा है न्यूमरेटर से, अंश से, ये अंश हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर,
denominator is much more high than numerator, then we can use binomial expansion। और वो क्या बोलती है, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2x²। लेकिन अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो आप एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर किसी छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या का अगर भाग लगाया जाता है तो जो मिलने वाली क्वांटिटी वो 1 से कम होती है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे 7 है और इससे बहुत बड़ी संख्या है, जैसे मान लो 200, इसका मैं भाग लगाऊं तो वैल्यू कितने से कम आएगी, पॉइंटों में आएगी। इसका मतलब वो 1 से कम होगी। तो यहाँ चेक करो इस फॉर्मूले में, ये तो x है लेकिन x² आ रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान कर लो या नोट कर लो कि जब भी 1 से छोटी संख्या का अपन स्क्वायर लेते हैं, वर्ग करते हैं, तो वो मान जो आने वाला है वो और भी छोटा हो जाता है। जैसे 0.1 का आप स्क्वायर करो तो कितना आया, 0.0। इसका भी मतलब क्या हुआ, 1 से छोटी संख्या का वर्ग करने पर जो मिलने वाली संख्या है वो और भी छोटी हो जाती है। इसलिए ये मान बहुत कम है 1 से, इसलिए मैं आगे वाले जो पद है उनको क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई होगी सबको, मेरा ये मानना है। वैल्यू में पुट कर रहा हूँ S1P, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, D1 प्लस, देखो 1 प्लस n पहले आ जाएगा, इसका मतलब जो घात है वो पहले आ जाएगी, 1/2 y माइनस स्मॉल d का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D। ये बचेगा, d से मल्टीप्लाई कर दो तो d प्लस 1/2 y माइनस d का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल। यही सेम कहानी किसके लिए करनी है, S2P। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज S2P से, S2P से। तो देखो क्या मान आएगा, S2P का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, S2B का होल स्क्वायर प्लस BP का होल लिख सकते हैं। S2P क्या आ जाएगा, अंडर रूट S2B D² प्लस y प्लस D का, अब की बार जो डिस्टेंस है वो कितनी है, y प्लस D। वापस से मैंने आपको बताया क्या कॉमन लेना है, D², तो बाहर D आएगा, क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस y प्लस D का होल स्क्वायर अपॉन D² और पावर 1/2। तो S2P क्या वैल्यू आ जाएगी, द्विपद पर में से यहाँ लिख देंगे D ग्रेटर y प्लस D। तो क्या आ जाएगा, द्विपद पर में से ये D बार 1 प्लस y प्लस D का होल स्क्वायर, और ये 1/2 पहले आ जाएगा, 2D²। और कैसे लिखा, द्विपद प्रमेय से, बाइनोमियल थ्योरम। क्या वैल्यू आ गई, S2P क्या वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दो तो D प्लस y प्लस D का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2D। इसको मैं 1 नंबर दे दूँ और इसको 2 नंबर। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट कि मैंने क्या काम किया। जो यंग का द्विस्लिट प्रयोग है उसमें जो बनने वाली फ्रिंज है उन फ्रिंजों की चौड़ाई और जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा वो काली बनेगी या चमकीली, इसके लिए मेरे को क्या निकालना था, कंडीशन फाइंड आउट करनी। मैंने बोला जो बनने वाली फ्रिंज है वो किस पे डिपेंड करेगी,
दोनों स्लिट से जाने वाला जो प्रकाश किरण है उनके जो मार्ग है, पथ है, पाथ है, उनके डिफरेंस या अंतर पर निर्भर करेगी। तो सबसे पहले मेरा काम क्या करना था, दोनों स्लिट से जो लाइट जा रही है उसकी डिस्टेंस निकालना, S1P और S2P, वो मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है, उन दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर क्या होगा, देखो क्या निकालना मेरे को, अंतर, पथांतर। और जो पथांतर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, डेल से। क्या वैल्यू होगी, S2P, बड़ा कौन सा है, S2P माइनस S1P। वैसे भी डिस्टेंस है, चाहे आप इसमें से इसको करो, इसमें से इसको, नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव होगी तो उसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। S2P ये रहा, वैल्यू पुट कर दो 1 और 2 से, तो क्या वैल्यू आएगी, D प्लस वाई प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2D। S1P माइनस डी, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस 1/2 वाई माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी एक डी हट जाएगा ना, यहाँ 2D आएगा, सॉरी, तो 2D। ठीक है, देखो D से D कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आएगी, 1/2D, ये तो बाहर आ जाएगा, ओपन कर लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a सॉरी माइनस 2ab। कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो ये जुड़ जाएगी, 2ID कितना होगा, 4y स्मॉल डी अपॉन 2 कैपिटल डी। कितनी वैल्यू आई, 2 2 या 4, तो 2 स्मॉल y डी अपॉन कैपिटल डी। ये क्या आ गया मेरे पास में, पथांतर, पाथ डिफरेंस, डेल। कितनी वैल्यू आ गई, 2 स्मॉल y अपॉन डी अपॉन कैपिटल डी। अब देखो आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो, डेल की वैल्यू क्या लिखोगे, स्मॉल y अपॉन कैपिटल डी, 2D। 2D मैंने क्यों लिखा, 2D दोनों स्लिट के बीच की दूरी थी, इसका मतलब यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, दोनों स्लिट के बीच की दूरी। यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी। और यहाँ कौन सी आएगी, मध्य बिंदु से फ्रिंज के बीच की दूरी। ठीक है, समझ आ गया क्या, ठीक। जो स्क्रीन थी, पर्दे के मध्य बिंदु से उस फ्रिंज की दूरी। तो अगर आप इनके अलावा भी इनकी जगह कोई दूसरी वेरिएबल या आप पद चिन्ह उपयोग करते हैं तो वो आपको मैंने समझा दी। ठीक है, मेरे हिसाब से इस फॉर्मूला सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलो अब अपने को फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, या चमकीली बनेगी काली, तो उसके लिए कंडीशन अपने को यहाँ पर रखनी। तो मैंने मान लिया सबसे फर्स्ट कि वहाँ जो पॉइंट था P, उस पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, NV सबसे पहले चमकीली ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और चमकीली का ही दूसरा नाम है दीप्त। अगर मैं मानता हूँ कि वहाँ पर जो बनने वाली फ्रिंज है वो अगर चमकीली है, तो उसके लिए मेरे को पता है जो पाथ डिफरेंस है, चमकीली होगी तो कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, n लैम्बडा। अब देखो इस फॉर्मूले में इक्वेट कर दो इसको, तो y NV फ्रिंज 2D, ये नीचे लिखा है मैंने सुपर सब स्क्रिप्ट,
और डिवाइड में कैपिटल डी, और यहां से मैंने लिखा एन लैम्डा। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट है क्या किसी को? पक्का? तो यहां से वाई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। ये कौन सी फ्रिंज है? एन वी चमकीली। अगर मैं इससे आगे वाली चमकीली की बात करूं तो एन की जगह क्या रख दूंगा? n+1। कितनी वैल्यू आएगी? n+1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। यही होगी क्या? सिंप्लीफाई करें। देखो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगी? yn+1 माइनस वाई एन, क्या वैल्यू आएगी? n+1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d माइनस एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। मल्टीप्लाई कर दो इसको। एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d माइनस एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। ये इससे कैंसिल हो जाए तो yn+1 माइनस वाई एन क्या बचेगा? लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। यही बचेगा क्या? अब कोई बता सकता है ये yn+1 माइनस वाई एन किसको डिनोट कर रहा है? बताएगा? ध्यान से समझ लेना। ये हमारा स्क्रीन या पर्दा रखा हुआ है, यहाँ कौन सी फ्रिंज बन रही है? एनवी चमकीली। और यहाँ कौन सी बन रही है? मान लो n+1v चमकीली। और मैंने बताया था कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में जो फ्रिंजें बनती है वो अल्टरनेट बनती है, चमकीली काली चमकीली काली चमकीली काली, ऐसे बनती है। इसका मतलब ये क्रमागत है n और n+1, तो इनके बीच में जो फ्रिंज बनेगी वो कौन सी बनेगी? काली। nv चमकीली फिर nv काली। इसका मतलब जो nv काली फ्रिंज होगी उसकी जो चौड़ाई होगी उसको किससे डिनोट करते हैं? बीटा। और वो क्या होगी? n+1v और nv, इन दोनों को अगर मैं आपस में घटा दूं, और वो घटा रखा ना ये रहा n+1v और nv, वो जो चौड़ाई होगी वो कौन सी फ्रिंज की होगी? nv काली या डार्क फ्रिंज। समझ में आ गया? वो ये चमकीली काली फिर चमकीली बनेगी, तो दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है वो कौन सी फ्रिंज की चौड़ाई होगी? काली फ्रिंज की। तो आप फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र भी लिख सकते हो, दो क्रमागत चमकीली या दो क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती। अब दो क्रमागत चमकीली के बीच की दूरी तो किसकी होगी? फ्रिंज चौड़ाई काली की। और दो काली फ्रिंजों के क्रमागत जो काली फ्रिंज है उनके बीच की जो दूरी होगी वो कौन सी फ्रिंज की चौड़ाई होगी? चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई। आ गया सबको समझ में? तो बीटा काली फ्रिंज की जो आई वैल्यू वो कितनी आई? लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। आपको एक बात यहां से क्लियर हो गई है, जो बनने वाली काली फ्रिंज है वो किसी भी क्रमांक या वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती, ये फिक्स है। जो भी आप प्रकाश यूज करोगे उसकी तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ, ये स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी डिस्टेंस, और ये दोनों स्लिट के बीच की दूरी। इसका मतलब बनने वाली, इस फॉर्मूले से अपने को एक बात क्लियर हो गई कि जो बनने वाली फ्रिंजें हैं उन सब की चौड़ाई समान होगी। कौन से वाली की? काली। ऐसे ही सेम बात किसके लिए करें? किसके लिए करें? काली फ्रिंजों के लिए। अब मैं बात करता हूं एनवी, अब मैं बात करता हूं एनवी काली फ्रिंज की। एनवी काली फ्रिंज,
तो एन वी जो काली फ्रिंज होगी उसके लिए जो डेल होगा वो क्या होगा 2n+1 λ/2। ठीक है। तो काली फ्रिंज के लिए जो पथांतर होगा वो कितना होगा 2n+1 λ/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो फ्रिंज चौड़ाई है उसको 2n+1 λ/2 कौन सी के लिए एन वी फ्रिंज, तो वाई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n+1 λ/2 कैपिटल डी अपॉन 2d। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4d। n+1 की बात करोगे, n+1 भी फ्रिंज के लिए तो क्या होगा 2 n की जगह कितना आएगा, ये ध्यान रखने की बात है, डायरेक्ट वन मत जोड़ देना। यहाँ n की जगह क्या रखना पड़ेगा पहले n+1 और +1 λ कैपिटल डी अपॉन 4d। तो यहाँ से 2n+2+1 कितना होगा 2n+3 λ कैपिटल डी अपॉन 4d। सेम फॉर्मूला अप्लाई करें yn+1 माइनस yn, तो क्या वैल्यू आएगी 2n+3 λ कैपिटल डी अपॉन 4d माइनस 2n+1 λ कैपिटल डी अपॉन 4d। तो λ कैपिटल डी अपॉन 4d कॉमन आ गया, 2n+3 माइनस 2n माइनस 1, 2n से 2n 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो λ कैपिटल डी अपॉन। अब की बार दो काली फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो बीटा किसके लिए आएगा चमकीली या ब्राइट। देखो ये फॉर्मूला पीछे वाले फॉर्मूले के सेम है, इसका मतलब जो चमकीली और काली फ्रिंज है, जैसे मान लो ये काली फ्रिंज है, फिर चमकीली बनेगी, फिर काली बनेगी। तो इसकी जो डिस्टेंस है और इसकी इन सब की सेम होगी आपस में, और वो कितनी होगी λ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। ये काली है और इनके बीच में जो ये है ये चमकी। इसका मतलब जो फ्रिंज चौड़ाई है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रिंज चौड़ाई कब बढ़ेगी बीटा, जब आप प्रकाश की वेवलेंथ ऑफ लाइट या प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ा दो। अगर तरंगदैर्ध्य कम कर दोगे तो फ्रिंज चौड़ाई भी कम हो जाएगी। दूसरा, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी वो अगर बढ़ाओगे, स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी अगर वो बढ़ाओगे तो बीटा बढ़ेगा। थर्ड, स्मॉल डी 2d मान लो एक साथ, दोनों स्लिट के बीच की दूरी, दोनों स्लिट के बीच की दूरी, अगर दोनों स्लिट के बीच की दूरी अगर आप बढ़ाओगे तो भी बीटा क्या होगा कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी 1/2d है ना। तो अगर दोनों स्लिट के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो जो बीटा है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। आ गई सबको बात समझ में, पक्का ठीक। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रिंजों का विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज, फ्रिंजों का विस्थापन। ठीक है,
तो देखो जो फ्रिंजों का विस्थापन होगा उसमें क्या करते हैं अपन, मेरे पास में ये स्लिट S1 है और ये S2 है और ये स्क्रीन पे कोई पॉइंट है P। मैं क्या कर देता हूँ, दोनों में से यहाँ पे लाइट जा रही है, उनमें दोनों में से किसी एक के बीच में, ये मैंने बीच में क्या किया, एक प्लेट रख दी। क्या रख दी, प्लेट। और इस जो प्लेट है उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, T। अब यहाँ से लाइट जाएगी तो आपको पता है जब एक माध्यम से या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है लाइट तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। अगर ये क्या है, डेंस मीडियम है, सघन माध्यम है, तो ऐसे घूम जाएगी और फिर वापस यहाँ जाएगी। और यहाँ वाली जो लाइट है, ठीक है, इसके लिए अपने को फ्रिंज विस्थापन निकालना है। पता आपको यहाँ से जो लाइट जाती वो यहाँ दोनों की जो लाइट मिलती, अगर आपने बीच में प्लेट रख दी तो क्या हो जाएगी, फ्रिंज पैटर्न विस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रिंज पैटर्न विस्थापित हो जाएगा। तो अपने को तो बात इसकी करनी है ना, बाकी तो जो पाथ है वो पहले जैसा ही है, सेम। अब इसके कारण कितना चेंज हुआ, इसका मतलब अगर मैं ये जो प्लेट है, ध्यान से समझ रहे ना, ये जो प्लेट है उसकी मोटाई है T। तो एक बार मैं बात करूंगा प्लेट रखने पे कितनी दूरी तय कर रही है और एक प्लेट की अनुपस्थिति में कितनी दूरी तय कर रही है। तो जो प्लेट है, प्लेट की अनुपस्थिति में तय की गई दूरी T होगी। क्यों होगी, प्लेट की कितनी मोटाई है, T, तो यहां से यहां तक जो तय की गई दूरी है वो कितनी होगी, T होगी। जब प्लेट नहीं है, अब मैंने प्लेट रख दी, तो बोलो आप प्लेट रख देंगे तो भी प्लेट की उपस्थिति में तय की गई दूरी। अब आप बोलोगे सर नहीं प्लेट रख दी तो भी T होगी, नहीं होगी बेटा, ये घूम गई यहां से। तो जब भी कोई डेंस मीडियम होता है और अगर आपने उसको ट्रेवल की गई डिस्टेंस है निकालनी है, तो आप क्या करो, उसकी जो लेंथ या मोटाई है T, उसको ऐसे रख रखिए। तो मोटाई की बात करेंगे तो मोटाई T और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक से उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, उसके अपवर्तनांक से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जो प्लेट है उस केस में जो उसकी तय की गई दूरी है वो कितनी है, म्यू इंटू टी। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस होगा, पथांतर, वो कितना होगा, म्यू टी माइनस टी। तो क्या लिख सकता हूँ, म्यू माइनस 1T। अब वो फ्रिंज जो विस्थापन है वो दीप्त पे हुआ है या दीप्त पे, तो वही सेम कंडीशन होगी। चमकीली के लिए तो क्या हो जाएगा, T म्यू माइनस 1 किसके इक्वलेंट हो जाएगा, एन लैम्बडा। और काली के लिए T म्यू माइनस 1 इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। आ गया फ्रिंजों का विस्थापन समझ में सबको, पक्का। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेले का अपवर्तन मापी। रेले का अपवर्तन मापी, रेले रिफ्रैक्टोमीटर।
रेले रिफ्रैक्टोमीटर। तो देखिए रेले रिफ्रैक्टोमीटर या जो रेले अपवर्तन मापी है, रेले अपवर्तन मापी की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी दाब पर या दिए गए दाब पर प्रेशर, जिसको आप बोलते हो, गैस का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी दिए गए दाब पर गैस का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते। ये बात सबको समझ आ गई। देखो इसका जो चित्र है, डायग्राम, कैसे अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सोर्स लिया और ये जो सोर्स या स्रोत है ये है मेरा S, जहाँ से प्रकाश जा रहा। इसके आगे मैंने एक उत्तल लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स। यहाँ से लाइट जाएगी, क्या करेगा ये, समांतर लाइनों में परिवर्तित कर देगा। मैंने यहाँ क्या रख रखा है, 1 मीटर लंबी एक नली है और इन 2 नली है, एक A है और एक B। दोनों में मैंने क्या कर रखा है, गैस भर रखी। ठीक है, और इस गैस में से मैं क्या करता हूँ, इसको गुजारता हूँ। जो प्रकाश है उसको किस में से गुजारता हूँ, गैस में से गुजारता हूँ। ये मैंने गैस भर रखी। इसके आगे मैंने इसको वापस से एक जगह करने के लिए, अध्यारोपित करने के लिए वापस से एक उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लगा दिया और यहाँ पर आई पीस नेत्रिका लगा रखी, जिसकी सहायता से अपने को देख। आ गया समझ? अब अगर आपको इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूछे तो क्या क्या काम किया वो आप बता सकते हो? क्या बोलेंगे अपन? प्रकाश स्रोत S से जाने वाले प्रकाश तथा द्विस्लिट या जो स्लिट है उसके मध्य एक उत्तल लेंस लगाया जाता है। इस उत्तल लेंस की सहायता से क्या लिखोगे, दोबारा बता दे। जो स्रोत S और स्लिट S के मध्य एक उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस की सहायता से आने वाले प्रकाश को समांतर प्रकाश की किरणों में परिवर्तित करते हैं। आने वाले प्रकाश को उत्तल लेंस की सहायता से समांतर प्रकाश की किरणों में परिवर्तित करते हैं, जिसे स्लिट की सहायता से गैस की नली से गुजारा जाता है। क्या बोलेंगे? जिसे स्लिट की सहायता से गैस A और B जो नली है उसमें गुजारा जाता है। नली से प्रकाश गुजरने के पश्चात वापस उत्तल लेंस की सहायता से उसको एक बिंदु पर फोकसित किया जाता है। नली से प्रकाश गुजरने के पश्चात उत्तल लेंस की सहायता से उस प्रकाश को किसी बिंदु पर फोकसित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जिससे नेत्रिका की सहायता से देखा जाता है। अब अपने को ज्ञान क्या करना है, इसका अपवर्तनांक
निकालना है। तो मैंने मान लेता हूं कि जो माना गैस का दाब P व अपवर्तनांक कितना है म्यू। क्या माना गैस का दाब P और अपवर्तनांक म्यू है। तो उस केस में जो अपवर्तनांक है म्यू गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब म्यू इज प्रोपोर्शनल P। सॉरी, म्यू नहीं, म्यू माइनस वन इज प्रोपोर्शनल P। म्यू माइनस वन गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो म्यू माइनस वन, तो क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस वन इक्वल टू के। म्यू माइनस वन का कंसेप्ट पीछे आपको मैंने बताया था, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ना। हाँ, अब अपन बात करते हैं इसके आगे। मैं मान लेता हूं सबसे पहले जो गैस जो नली है ए और बी, उसमें मैंने कोई गैस रख दी, उसका कोई दाब होगा P। मैंने क्या किया, वहां से प्रकाश गुजारा तो वो क्या होगा, किसी बिंदु पर फोकसित होगा और मेरे को जो पैटर्न है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट काम क्या कर रहा हूँ मैं, उसके गैस के दाब में परिवर्तन कर देता हूँ। मैंने मान लिया जो दाब है वो परिवर्तन कितने से किया, डेल्टा P से। तो उसके अपवर्तनांक में भी परिवर्तन होगा और जो अपवर्तनांक में परिवर्तन होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा म्यू। कितना होगा, डेल्टा म्यू। तो जो उसका पथांतर होगा, पथांतर क्या होगा बता सकते हो आप, अगर इसकी लेंथ L है तो L डेल्टा म्यू, बताया था क्या, T म्यू माइनस वन, T डेल्टा म्यू जैसे। तो L डेल्टा म्यू किसके इक्वल होना चाहिए, अगर द्वित्व फ्रिंज है तो N लैम्बडा। किसके इक्वल होगा, N लैम्बडा। तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूं, आपने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा ये क्या बोल रहा है, डेल्टा म्यू, और ये कितना होना चाहिए, के पी, ये होना चाहिए और यही होना चाहिए। तो यहां से म्यू का मान कितना आ जाएगा, म्यू का मान निकालना है आपको। तो क्या करना चाहोगे आप, ये जो डेल्टा म्यू है वो यहाँ पुट कर दो आप। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, एल के पी इक्वल टू एन लैम्बडा। ठीक है, या दूसरा के की वैल्यू आप रख सकते हो ना। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के अपने को एलिमिनेट करना है यहाँ से, तो के की वैल्यू आप हटाओ, तो के की वैल्यू एल डेल्टा म्यू इक्वल टू एन लैम्बडा। तो देखो यहाँ से डेल्टा म्यू कितना हो जाएगा, सॉरी के की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा म्यू अपॉन पी। तो म्यू की वैल्यू, यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 प्लस के पी। तो 1 प्लस पी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा म्यू अपॉन पी। और डेल्टा म्यू की वैल्यू एन लैम्बडा अपॉन एल, तो 1 प्लस पी एन लैम्बडा अपॉन एल पी। ठीक है, सॉरी अपन एक गलती कर दी, अगर म्यू में चेंज डेल्टा म्यू होगा तो पी में चेंज डेल्टा पी। तो डेल्टा म्यू इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, के डेल्टा पी।
तो के की वैल्यू डेल म्यू अपॉन डेल पी, तो के की वैल्यू डेल म्यू अपॉन डेल पी और ये डेल्टा पी। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस पी डेल म्यू अपॉन डेल पी, ये आ गया म्यू। तो पी में पी कितना है प्रेशर, कितना चेंज किया वो डेल्टा पी, म्यू में उससे कितना चेंज हुआ डेल्टा म्यू, तो उससे क्या वैल्यू आ जाएगी म्यू की वैल्यू। इस प्रकार रेले अपवर्तन मापी की सहायता से दाब में परिवर्तन होने पर या किसी भी दिए गए दाब पर जो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज्ञात किया जा सकता। ओके।